हेलो एवरीवन। रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एमआर सर की ये नोट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टू चार्ज Q1 एंड Q2 शोज रिपल्शन। दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और वो रिपल्शन दिखाते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बता दो। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन ये कहता है कि अगर मैं दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करूं तो उनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। दूसरा कहता है क्या जीरो से बड़ा होगा, और तीसरा कहता है क्या जीरो से कम होगा, और चौथा कहता है इन चारों ही होंगे, ये चारों ही होंगे। चलिए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने एज्यूम करा कि भाई Q1 जो था वो पॉजिटिव था और Q2 जो था वो भी पॉजिटिव था। हाँ, अब मुझे ये बात पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपल्शन दिखाते हैं, यहां पर रिपल्शन होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आएगा। अच्छी बात है। मैंने सोचा कि Q1 पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि Q2 नेगेटिव हो जाए। मैंने फिर सोचा कि भाई क्वेश्चन में बोला है रिपल्शन, लेकिन यहां तो अट्रैक्शन होगा, ये हो नहीं सकता। इसको तो आप एक काम करो, काट दो, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, खत्म बात। पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव है और जीरो है। भाई मैं इंडक्शन के अंदर पढ़कर आए, इंडक्शन के अंदर पढ़कर आए कि एक न्यूट्रल बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया, इनके बीच में भी अट्रैक्शन ही तो होता है, रिपल्शन नहीं होता। हाँ, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ग्रेटर देन जीरो, यानी कि दूसरा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, find value of Q placed at center of equilateral triangle so that system is in equilibrium। आप मुझे इस सेंटर पर रखे हुए Q चार्ज की जो है वैल्यू बता दीजिए, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम के इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो हो, F नेट जो हो, वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड लेंथ कितनी है? L है। सबसे पहले एक बात देखो, मैं ये चाहता हूं कि मुझे देखो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो करनी है, तो यानी कि हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगी। कोई भी एक चार्ज उठा लो और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं इस चार्ज को पकड़ लेता हूं। इस चार्ज की इससे सेंटर से दूरी कितनी है? L/√3। ये आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इस कोने की दूरी इस सेंटर से कितनी होगी? अगर साइड लेंथ L है, L/√3, ठीक है, L/√3 होगी। तो यहां से यहां की दूरी L/√3 है। मैंने कहा इस चार्ज के ऊपर F नेट जीरो करना है। ये चार्ज इसे इधर धक्का मारेगा, ये चार्ज इसे इधर धक्का मारेगा, कितने फोर्स के साथ? F इज इक्वल्स टू KQ²/L², क्योंकि साइड लेंथ L है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इस दिशा के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, बिल्कुल है। तो इनका जब रिजल्टेंट इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? ये भी F है, ये भी F है, तो √3F आ जाएगा। और F क्या है यहाँ पर? KQ²/L², ठीक है। इसको किसके बराबर कर देंगे? ये देखो, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, ये क्या इसको अपनी तरफ खींचेगा, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये F नेट इस पर जीरो होगा। तो KQ/L/√3 का होल स्क्वायर कर दोनों को बराबर कर दिया, और उसके बाद यहां से Q की वैल्यू आ गई Q/√3। समझ में आया कैसे करा? ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगा रहा था, ये इस पर इधर लगा रहा था, दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, मान लो √3F आया, और इधर की तरफ ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इन दोनों को बराबर कर दिया और हमारा वैल्यू निकल कर आ गई। चलिए आइए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एक पार्टिकल है मास m का, एंड वो उसके पास चार्ज है -Q, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +Q2। समझो एक +Q2 चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। देखो हुआ क्या, एक पार्टिकल है, मास m है जिसका, और चार्ज कितना है? -Q1। वो मूव कर रहा है अराउंड अ चार्ज +Q2। बीच में एक फिक्स्ड चार्ज है Q2, उसके अराउंड ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसकी रेडियस r है,
ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोल रहा है फाइंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मुझे टाइम पीरियड बता, और क्या बता, मुझे टाइम पीरियड, हाँ खाली टाइम पीरियड ही पूछ रहा है। फाइंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस Q1 का टाइम पीरियड बता दे। मैंने कहा यार ये सर्कुलर मोशन के अंदर है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब जरूर उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, और मुझे ये समझ में आया यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही होगी। मुझे ये बात पता है, m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बराबर कर दिया भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मैंने K क्यों नहीं लिया, क्योंकि सवाल के अंदर एप्सिलॉन नॉट दिख गया था मुझे ऑप्शंस के अंदर, ठीक बात है। अब मैं एक बात और भी जानता हूं कि ओमेगा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं 2 पाई बाय टाइम पीरियड का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसे ये लिख दिया और इन सबको इधर भेज दिया। इसके बाद जो मेरे पास टाइम पीरियड निकल कर आया वो आया 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR स्क्वायर बाय Q1 बाय Q2। अब 2 पाई है, 2 पाई को अंदर भेजूंगा तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, जब ही तो बाहर आया है 2, ठीक है। तो ये 4 होगा, 4 4 16 हो गया, और पाई जब अंदर गया तो पाई स्क्वायर हो गया और पाई क्यूब बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, तो 16 पाई क्यूब पहला आंसर आ गया। अच्छी बात है। एक और सर्कुलर मोशन के ऊपर सवाल देखिए, टू चार्ज Q1 एंड माइनस Q2 मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन दोनों के बीच की, इसकी वजह से। देन फाइंड इट्स स्पीड एंड टाइम पीरियड, स्पीड भी बताओ मुझे, v भी बताओ, साथ के साथ t भी बताओ। मैंने कहा ठीक है बताते हैं यार। देखो घूम रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर आता है R, mv स्क्वायर बाय R भी एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय R, ठीक है, मैं वो लगा देता हूँ इसके पास, ठीक है, मैंने लगाया। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2 बाय 2R स्क्वायर। यहां पर R लेंगे क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर क्या आता है, रेडियस लेना होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को का जब हमने एक्सप्रेशन लिखा उसके अंदर 2R इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और 2R जो है वो डिस्टेंस है। 2R का स्क्वायर लिखा, यहां से हमने V निकाल लिया अंडर रूट K Q1 Q2 बाय 4mr। उसके बाद टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, 2 पाई R बाय V। इसके बाद हमने इसे सॉल्व करा और यहां से टाइम पीरियड भी निकल कर आ गया 2 पाई R अंडर रूट 4mr K Q1 Q2। चलिए ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप सवाल हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F0 व्हेन दे आर प्लेस्ड एट R। जब 2 पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर रखे हुए थे तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कितना था, वो था F0, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ दे आर गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R। हमने कहा कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर थे रेडियस R के, इन दोनों को हमने ये पॉइंट चार्ज जो है दे दिए, ठीक है, हमने इन दोनों चार्जेस को जो है 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स को दे दिया, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विल बी इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर इज R। तो मुझे ये बताइए कि F जो होगा, जो अब नया फोर्स होगा, वो F0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, या उसके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है, बता देते हैं। तो पहले F0 था, ठीक है, जब मैंने इनको स्फीयर पर दिया, इसे भी स्फीयर पर दिया और इसे भी स्फीयर पर दिया। एक बात सोचो, जब मैंने इन दोनों पॉइंट चार्ज को स्फीयर पर दिया तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, सोचो, ये सरफेस पर आ जाएगा, और सरफेस पर भी क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अट्रैक्ट होने के लिए इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो मैंने इस स्फीयर को दिया है ये भी सरफेस पर आ जाएगा और इससे अट्रैक्ट होने के लिए इधर की तरफ आ जाएगा, किनारे की तरफ, बिल्कुल इधर की तरफ, इधर वाली साइड में, ठीक है। ये R डिस्टेंस जो है ये सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक की डिस्टेंस है, स्मॉल r, जो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी अब वो इन दो स्फीयर के सेंटर की डिस्टेंस बन चुकी है। लेकिन ये चार्ज तो थोड़ा सा इससे आगे आ गए हैं,
आर को जो है छोटा हो गया है, अब आर इन दोनों के बीच की दूरी वो आर नहीं रही है, आर से छोटी हो गई है, और जब दूरी कम हो जाए तो फोर्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है फोर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से एफ नॉट जो है वो कम होगा, एफ बड़ा होगा। चलिए, ड्यू टू अट्रैक्शन ये हुआ है। ठीक है, सिमिलर सवाल है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई गई है। टू आइडेंटिकल स्फीयर आर गिवन इक्वल चार्जेस इन वन केस। पहले केस के अंदर हमने क्या करा, दो इक्वल चार्जेस दिए, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस दिए पहले केस के अंदर, एंड अपोजिट चार्ज इन अनोदर। दूसरे के अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। पहले वाले के अंदर लग रहा था F1, और पहले वाले के अंदर जो फोर्स लग रहा था वो था F1, और दूसरे के अंदर जो फोर्स लग रहा था वो था F2। डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज नॉट लार्ज देन एज कंपेयर टू डायमीटर। और ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना R, वो इन दोनों के डायामीटर के मुकाबले में कम है। मान लो ये ऐसा है, देखो यहाँ पिक्चर में तो ऐसा दे रखा है, लेकिन हकीकत में ये है, ये इनका डायामीटर हो गया और ये रहा। अब इन दोनों स्फीयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके डायामीटर से तो कम ही है ना, बिल्कुल कम है। तो ये सिनेरियो बन रहा है, ये केस बन रहा है। ठीक है जी, ये केस बन रहा है। ओके, तो अब मुझे आप ये बताइए, इस कंपेयर कर कर बताइए कि F1 ज़्यादा होगा या F2 ज़्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है, कंपेयर करते हैं। इस पर मैंने प्लस प्लस दिया था जो कि सरफेस पर आ गया होगा, इस पर भी प्लस दिया था जो कि सरफेस पर आ गया होगा। इसने इस वजह से इसने रिपल्शन फील किया होगा और ये सरफेस के दूसरी साइड चला गया होगा, ये भी इस सरफेस के दूसरी साइड चला गया होगा, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई होगी। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है। यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर एक नेगेटिव नेगेटिव दिया है एक स्फीयर को, एक को दिया है पॉजिटिव पॉजिटिव। अट्रैक्शन फील करते हुए ये स्फीयर के इधर वाली साइड में आ गए होंगे और जो है फोर्स लगा रहे होंगे। अब इसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके अंदर डिस्टेंस कम है इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो कौन से केस में फोर्स ज़्यादा लगेगी, कौन से केस में फोर्स ज़्यादा लगेगी, बताइए बताइए। F2 केस के अंदर जो है वो फोर्स ज़्यादा लगेगी, F1 जो है वो छोटा होगा F2 से। थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर ली जाए। पहले यही क्यों ना समझ लिया जाए कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल है, अगर हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो वापस वो अपनी उसी जगह पर आ जाए, यानी कि अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा इस्टेब्लिश कर ले। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर एक बॉल रखी हुई थी, मैंने इस पर धक्का मारा, इधर की तरफ फोर्स लगा, ये पहले यहाँ गई, मान लो कि ये बाउल था तो पहले फोर्स यहाँ गई, पहले बॉल यहाँ गई, उसके बाद अपने आप ही वापस यहीं पर आ जाएगी, दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। ठीक बात है, वहीं आ जाएगी जहाँ से चली थी। मैं एक माउंटेन की चोटी पर गया, मैंने माउंटेन की चोटी पर यहाँ पर एक बॉल रखी हुई थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर थी, हल्का सा धक्का मार दिया, क्या ये वापस आएगी? भाई साहब भूल जाओ, आपकी बॉल खो चुकी है। यही होगा, यहाँ पर एक पार्टिकल था, चार्ज रखा हुआ था इन दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर। मैंने इसे क्या करा, मैंने x डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करवाया, ठीक है, x जो है इसका डिस्प्लेसमेंट करवाया और उसके बाद जो है इसे रिलीज कर दिया। क्या ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा? नहीं भाई, क्यों आएगा? क्यों आना भी चाहेगा तो ये इसे इधर धक्का मारेगा, ये इसे इधर धक्का मारेगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है और एफ नेट इनका इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये कभी वापस नहीं आएगा इनके पास। बुलाना ही नहीं चाहते यार, क्यों आए? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया वाई एक्सिस के अंदर, ये वाई एक्सिस ही तो है, ठीक बात है। ये माइनस क्यू चार्ज था, बेहतरीन इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ था, यही हरकत मैंने इसके साथ की, डिस्प्लेस करा और फिर ऊपर ले जाकर रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल होगा ये वापस इधर की तरफ आएगा और ये पार्टिकल जो है वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, अपना इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है और ये एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो इन दोनों का बीच में आ गया ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तीसरे केस के अंदर देखो, तीसरे केस के अंदर भी यही है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, मैंने इसको थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर पाया, एक्स डिस्टेंस जो है वो इसको डिस्प्लेस करवाया, ठीक है, और उसके बाद छोड़ दिया मैंने। अब जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये देखो क्या होगा, ये इधर इसे इधर की तरफ धक्का मारेगा, इसकी डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा धक्का मारेगा, ठीक है, इसकी डिस्टेंस, ये इसे इधर धक्का मारेगा लेकिन इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये इस पर कम फोर्स लगाएगा, तो ये वापस अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, यानी कि स्टेबल
इक्विलिब्रियम हो गया एक्सिस के अंदर। ये माइनस क्यू चार्ज था, मैंने इसे एक्सिस के अंदर डिस्प्लेस करवाया और फिर रिलीज कर दिया। अब ये देखो इसकी फोर्स ज़्यादा है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसकी फोर्स कम है, ये वापस इसे अपने पास बुला नहीं पाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया किसके अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। अब आपको एसएचएम की कंडीशन पता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर एसएचएम नहीं हो सकता, तो एसएचएम इसके अंदर होगा नहीं होगा, इसके अंदर होगा होगा, इसके अंदर होगा और इसके अंदर नहीं होगा। ये था किसका, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पूरा फंडा। अब अगली वीडियो के अंदर पेंडुलम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, कुलम्स लॉ फिनिश हो जाएगा। चलिए बाय बाय।